वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 24 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पोलियो के बारे में है। हाल ही में मोजाम्बिक में पहला केस दिखा है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 का। मैं आपको बता दूं कि इसके 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर एक जो बच्चा है उसको ये डिसीज़ अभी डिटेक्ट की गई है। मोजाम्बिक देखिए ईस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जो आपको मेडागास्कर के वेस्ट में मिलेगी। यहाँ पर आप कुछ देश भी देख पा रहे होंगे आसपास के, लाइक तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और एकदम साउथ में यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी है। तो ये तो आपको दिख गया कि मेडागास्कर के वेस्ट में जो मोजाम्बिक है वो लोकेटेड है। पोलियो की अगर हम बात करें तो काफ़ी डेडली डिसीज़ होती है। ये हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, जिसके बाद पैरालिसिस का खतरा बना रहता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि हर केस में पैरालिसिस हो ही जाएगा। जैसे अभी हम 3 टाइप्स की बात करेंगे, विल गेट टू नो। ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। हमें ऐसा लगता है पोलियो फैलता नहीं है, बट फैलता है। जो फैकल या ओरल रूट होता है, अगर उससे कोई इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड हो सकता है। हालांकि जो वायरस है वो एक कॉमन मीडियम जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से भी फैलने की क्षमता रखता है। यहाँ पर देखिए जब ये बॉडी में जाता है तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद मल्टीप्लाई होने लगता है और इसके बाद ये अटैक करता है हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे, जिसकी वजह से पैरालिसिस का खतरा बना रहता है। सिम्टम्स की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि पोलियो में हर व्यक्ति को पैरालिसिस हो ही जाए। ऐसा हो सकता है कि वो बीमार महसूस ना करे, कुछ माइनर सिम्टम्स भी आएँ, जैसे कि फीवर, थकान, नोजिया, हेडेक, आर्म्स और लेग्स में पेन, ऐसा हो सकता है। रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मसल डाइफंक्शनल हो जाता है, लाइक पैरालिसिस हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 3 टाइप्स होते हैं इसके। तो जो पहला टाइप होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा लीथल, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें 200 में से 1 केस में पैरालिसिस का खतरा बना रहता है। जो टाइप 2 होता है वो तो बहुत पहले देखा गया था, उसका इन्फेक्शन देखा जाता नहीं है। 1990 के दशक में उसके केसेस आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। जो टाइप 3 है वो टाइप 2 जैसा है, लेकिन उससे थोड़ा कम खतरनाक है। यहाँ पे 1000 केसेस में एक व्यक्ति को पैरालिसिस का खतरा रहता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा जो टाइप 1 है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो पोलियो है वो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, अगर वो ऐसी मसल्स को पैरालाइज कर दे जो सांस लेने में मदद करती हैं, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, तब तो फिर जान जा सकती है। इलाज की बात करें तो कोई इलाज नहीं है। इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन के जरिए इसे होने से जरूर रोका जा सकता है। अब वैक्सीन भी 2 तरीके की होती है, ओपीवी और आईपीवी। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। जो पहले पल्स पोलियो इनिशिएटिव चला करता था, पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, 2 बूंद जिंदगी की स्लोगन चलता था, दैट वाज अबाउट ओपीवी। इसमें बच्चे को 6, 10 और 14 सप्ताह जो जन्म के होते हैं उसके बाद 3 डोज दिए जाते हैं और फिर एक बूस्टर डोज दिया जाता है 16 से 24 महीने के बीच में। अगर आईपीवी की बात करें, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जिसमें इंजेक्शन लगता है, ये जब 3rd डोज लगता है डीपीटी का, यानी कि डिप्थीरिया, पर्टिसिस एंड टिटनेस, उसी दौरान इसका भी एक इंजेक्शन लगता है और ये पार्ट बन जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। यहां पर देखिए 3 वेरिएंट होते हैं, 1 से 3 के बीच में, इन पर चर्चा हो चुकी है। आगे देखते हैं। जैसे वाइल्ड पोलियो वायरस का जो केस आया मोजाम्बिक में, वो इसलिए भी कंसर्निंग है बिकॉज ये केसेस दुनिया के 2 ही देशों में प्राइमरली होते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसके बाद अगर ये किसी और देश में आ रहा है तो चिंता की बात है। जनवरी 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, जब 3 सालों तक लगातार भारत में पोलियो का कोई भी केस नहीं आया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट पोलियो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रंबन टनल के बारे में है। रंबन टनल का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसी बीच उसका एक हिस्सा ढह गया। ये चिंता की बात है कि अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और उसी बीच जो टनल है उसका एक हिस्सा ढह जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी का गठन किया है। उसमें होंगे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल ही कोलैप्स कर गई। ये देखिए जम्मू श्रीनगर जो हाईवे है वहां पर लोकेटेड है। कमेटी का काम होगा कि वो रिमेडियल मेजर्स भी सजेस्ट करें और जो जवाबदेह है उसे भी बताएं। रंबन एक टाउन है, रंबन डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के। ये चिनाब नदी के किनारे है और नेशनल हाईवे 44 पर लोकेटेड है। जम्मू और श्रीनगर दोनों से ही इस लोकेशन की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। इस लिहाज से ये लोकेशन आपको जम्मू और कश्मीर के बीच में मिल जाएगी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मायाज पिट वाइपर के बारे में है। त्रिमरेसोरस मायाई, या फिर आप इसे मायास पिट वाइपर बोल सकते हैं। ये सांप की एक नई प्रजाति है जिसे उमरोई मिलिट्री स्टेशन, जो कि री भोई डिस्ट्रिक्ट में है मेघालय के, वहां से अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है।
तो ये एक नई प्रजाति है और नई प्रजातियों पर यूपीएससी को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। लोकली इसे यू क्लेन के नाम से पुकारा जाता है। ये मेलेवोलेंट या फिर एविल स्पिरिट वाला सांप माना जाता है। मेलेवोलेंट का मतलब भी ऐसा होता है, कुछ एविल पावर्स होती हैं इसके पास जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। किंवदंतियों में, कहानियों में तो ऐसा भी बताते हैं कि ये जो सांप है ये एक बहुत बड़े सांप का रूप ले लेता है और इंसान को निगल जाता है। तो ऐसी कहानियां हैं इस सांप के बारे में, मतलब इसे एविल स्पिरिट वाला माना जाता है, डरावना बताया जाता है। ये बिल्कुल पोप्स पिट वाइपर की तरह ही दिखता है, बस इसकी आंखों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो स्नेक है वो 750 मिलीमीटर का बाई लेंथ होता है। जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये नई स्पीसीज मेघालय, मिजोरम और गुवाहाटी में कॉमन हो सकती है। नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन कि चलो माना कि एक सांप न्यूज में आ गया, तो क्या सांपों पर यूपीएससी इंटरेस्ट लेगी, क्या क्वेश्चन पूछेगी? बिल्कुल पूछ सकती है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया है। यू हैव अ क्वेश्चन 2010 का ये प्रश्न है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था किंग कोबरा के बारे में। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। वो ऐसा क्यों करता है? दैट वाज द क्वेश्चन। इसका सही जवाब था कि वो उन घोंसलों में अपने अंडे देते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं जब तक कि उसमें से बच्चे ना निकल जाएं या फिर सांप ना निकल जाए। सी वाज द करेक्ट आंसर। तो कुल मिला के अगर वो किंग कोबरा पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये तो एक नई प्रजाति है जो न्यूज में भी है, मतलब एक तो सांप और दूसरा नई प्रजाति। यू मे हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट्स वगैरह पे एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, कौन रिलीज करता है? सही जवाब है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM। इन्होंने भी हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार किया गया। जो रिपोर्ट है वो पूरा एनालिसिस करता है कि किस प्रकार से भारत में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो बढ़ रही है। असमानता को कई सारे स्तरों पे देखा जाता है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लेबर मार्केट एटसेट्रा। इसके अलावा देखिए 4 फोकस एरियाज भी होते हैं, या फोकस एरियाज की बात कर रहे हैं तो 4 नहीं 5 की एरियाज होते हैं जहां पर फोकस किया जाता है। पहला इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा लेबर मार्केट डायनेमिक्स, तीसरा हेल्थ, चौथा एजुकेशन और पांचवा हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा कहाँ से मिलता है इनको ये पूरा एनालिसिस करने के लिए? डेटा इस्तेमाल किया जाता है PLFS का, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS का, और यूडाइस प्लस यानी कि यूडाइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इनका डेटा भी इस इनइक्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संगीता कलानिधि अवार्ड के बारे में है। म्यूजिक एकेडमी ने, आई विल से मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है संगीता कलानिधि अवार्ड के विनर्स को। ये विनर्स 2020, 21 और 22 तीनों सालों के लिए अनाउंस किए गए हैं, मतलब इन 3 सालों के लिए अभी तक अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है, हम बात कर रहे हैं मद्रास म्यूजिक एकेडमी के बारे में, कि कर्नाटिक म्यूजिक को प्रमोट करें। अगर बात करते हैं कि ये एकेडमी बनी कब, 1927 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हो रहा था मद्रास में, उसी के दौरान म्यूजिक एकेडमी ये इमर्ज हुई और अगले साल जो MMA है उसे इनॉग्रेट किया गया। चूंकि ये मद्रास के सेशन में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था तो नाम भी उसी से एसोसिएट कर दिया गया, मद्रास म्यूजिक एकेडमी नाम रख दिया गया। इस लिहाज से आप इसे INC के मद्रास सेशन जो 1927 में हुआ उसका एक ऑफसूट, उसका एक हिस्सा कह सकते हैं। ये कौन से एनुअल अवार्ड्स हैं जो प्रेजेंट करता है? मद्रास म्यूजिक एकेडमी। संगीता कलानिधि, ये तो बात हो ही गई कि ये अवार्ड ये देते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के फील्ड में अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो। 2005 के बाद जिसे अवार्ड मिलता है उन्हें MS सुब्बालक्ष्मी अवार्ड भी दिया जाता है द हिंदू के द्वारा, दैट इज द न्यूज़पेपर जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संगीता कला आचार्य, 2 सीनियर म्यूजिशियंस को यह अवार्ड दिया जाता है। नाट्य कला आचार्य, एक सीनियर डांसर को एनुअल डांस फेस्टिवल के दौरान यह अवार्ड दिया जाता है। पापा KS वेंकटरमैया अवार्ड, ये किसी अच्छे जो बहुत बढ़िया वायलिनिस्ट होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। पापा KS वेंकटरमैया जो कि बहुत ही ग्रेट वायलिनिस्ट माने गए हैं पास्ट में, उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अभी GM क्रॉप रिसर्च को लेकर कुछ नॉर्म्स को आसान बनाया गया है उसके बारे में है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर अक्सर हम कंसर्न होते हैं, इसको लेकर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। हमें ऐसा लगता है कहीं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम कोई ऐसा प्लांट ना तैयार कर दें जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो जाए या जो बाकी के प्लांट्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने अभी हाल ही में एक गाइडलाइन जारी करके रिसर्च के पर्पज से इसमें कुछ सहूलियतें दे दी हैं। रिसर्च को अक्सर तवज्जो दी जाती है कि आप रिसर्चेस वगैरह करिए ताकि पता चल सके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं किसी भी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के।
रिसर्चर्स को यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है कि वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्लांट के जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए। इसकी पहले दिक्कत क्या थी कि उन्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए जीईएसी का अप्रूवल चाहिए होता था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का। अब रिसर्च के पर्पज से ऐसा कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब रिसर्चर्स को अब आसानी मिलेगी। हालांकि उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए, वंस दैट प्लांट वॉज रेडी, या वो तैयार हो गया, उसका अधिकार तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ही करेंगे, इस्तेमाल होगा कि नहीं। लेकिन रिसर्च के पर्पज से अब बात पे जीईएसी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। यहां पर देखिए आगे बात करते हैं इसी आर्टिकल में। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है, उन्होंने गाइडलाइन में ये कहा कि इससे एक रोड मैप तैयार होगा भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्दर सस्टेनेबल यूज़ को लेकर, जहाँ पे जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर हम थोड़ा और बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है उसमें हम बायो सेफ्टी को इंश्योर करें, एनवायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न्स को भी संज्ञान में लिया जाए। जीनोम एडिटिंग क्या होती है? देखिए, जीनोम क्या होता है? जीनोम कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सेट में तैयार कर लिया जाता है, तो उसे ही जीनोम कहा जाता है। जीनोम एडिटिंग क्या होती है? जीनोम एडिटिंग का मतलब यह है कि इसमें देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कोई भी जो डीएनए है उसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर रिप्लेस कर सकते हैं जो उस जीनोम का पार्ट हो। ऐसा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कर सकते हैं, वो प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं जीईएसी की। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि कुछ रूल्स के अंडर कंस्टिट्यूट की गई है। इस रूल का नाम बहुत बड़ा सा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। दैट इज रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स। 1989 का ये रूल है। इस रूल को नोटिफाई किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत, मतलब 3 साल बाद ये रूल्स नोटिफाई किए गए। ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग एक जो अप्रेजल होगा, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या रिकॉम्बिनेंट से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। जो कमेटी है उसे चेयर करते हैं एक स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। देखिए, ये जो जीईएसी है इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। जीईएसी पे प्रश्न आया था 2015 में और बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि ये किसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एंड द करेक्ट आंसर वाज सी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो जो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एक्ट हैं उनके भीतर कौन सी या उनके एजिस में कौन सी बॉडीज बनी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज इस नेचर के प्रश्न पास्ट में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, दैट इज स्टोरेज गेन इन व्हीट। पंजाब के स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज ने भी कहा कि उन्हें स्टोरेज गेन में वेवर चाहिए। अब स्टोरेज गेन में वेवर, किसके स्टोरेज गेन में वेवर? गेहूं के स्टोरेज गेन में वो वेवर की मांग कर रहे हैं। अब भला ये स्टोरेज गेन क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि जो गेहूं होता है उसे एक लिविंग ग्रेन कहा जाता है, मतलब एक ऐसा अनाज जो जिंदा है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे जब आप स्टोर कर देते हैं तो उसका वेट धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। अब ये कोई जादू नहीं है। बेसिकली जो गेहूं होता है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। तो जब वो मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करता है तो धीरे धीरे उसका वेट बढ़ने लग जाता है। अब इससे क्या होगा? आपने गेहूं खरीदा 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो, आपने उसे 4 महीने स्टोर किया और वो हो गया 101 किलो। अचानक से गेहूं बढ़ गया, बट एक्चुअली में गेहूं बढ़ा नहीं है, बस गेहूं ने 1 केजी मॉइस्चर सोख लिया है। अब इससे अगर आप किसी को गेहूं बेच रहे हैं तो नुकसान होगा, उसने ड्राई एरिया में रख दिया तो वापस से 100 किलो हो जाएगा। यहां पर देखिए इसी को कहा जाता है स्टोरेज गेन। गेहूं किसानों से कौन खरीदता है? स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज खरीदती हैं। और इन एजेंसीज से गेहूं कौन खरीदेगा? इन एजेंसीज से गेहूं खरीदेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए 20% गेहूं तो वो तुरंत खरीद लेते हैं जो भी स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के पास होता है, तो यहां मामला नहीं है। लेकिन 80% जो वो 4 या 6 महीने स्टोर कर लेते हैं वहां पर उनका वेट बढ़ जाता है। तो रूल ये है कि जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं जब वो एफसीआई को गेहूं बेचेंगे तो 100 क्विंटल पे उन्हें 1 केजी गेहूं ज्यादा देना पड़ेगा। ये मान के कि 1 केजी गेहूं का वेट बढ़ गया होगा, स्टोरेज गेन की वजह से उन्हें ये कंपनसेशन देना पड़ता है। उसी कंपनसेशन में वेवर की मांग कर रहे हैं पंजाब के स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज। ये जो वेट बढ़ता है वो ब्रांड में बढ़ सकता है, जो आउटर लेयर होता है जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जर्म जो कि इनर लेयर होता है, या फिर एंडोस्पर्म जहां पर मिनरल्स एंड विटामिन स्टोर होते हैं, उनकी वजह से ये जो पूरा वेट है वो बढ़ सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल टी डे के बारे में है। हाल ही में इसे ऑब्जर्व किया गया।
पहली बार इंटरनेशनल टी डे को 2005 में ऑब्जर्व किया गया था। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इसे ग्लोबल लेवल पे क्यों नहीं कमेमोरेट करते। मई के महीने में आई विल से 21 मई को हर साल इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम चाय के बारे में बात करें तो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है या जो साउथ वेस्टर्न चाइना है, वहाँ पर चाय का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इस रीजन में मेन सोर्स ऑफ है लाइवलीहुड का लोगों के लिए चाय। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे टी एक्ट के द्वारा 1953 में बनाया गया, कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत भारत में टी के प्रोडक्शन को इंश्योर करता है। गवर्नमेंट टी बोर्ड के माध्यम से टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम भी चलाती है, जहां पर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं उन इंडस्ट्रीज को जो टी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। चलिए अब रिवीजन करेंगे। पोलियो, इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया 2019 में, गलत है, 2014 में किया गया। मायास पिट वाइपर, इसे अमरोई मिलिट्री स्टेशन पे रिभोई मेघालय में खोजा गया, सही है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग इसे रिलीज करता है, ये बिल्कुल शुद्ध रूप से गलत है। अभी हाल ही में हमने देखा कि इसे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EAC PM के द्वारा रिलीज किया जाता है। फर्दर, संगीत कलानिधि अवार्ड, इसे साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। ये अवार्ड दिया जाता है मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा, तो ये भी गलत हो गया। फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसे चेयर करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये गलत है। एक एडिशनल सेक्रेटरी यानी कि सचिव के द्वारा इसे चेयर किया जाता है। तो हमारा आज का ये आर्टिकल यहाँ पे या जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।